लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुड़िया हो गया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। उनको दिल के 2 स्टेंट भी डले हुए हैं ऑलरेडी, और वो हार्ट पेशेंट है। वो टैबलेट ना खाएं तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बस उन्होंने यही कहा कि वो फिलहाल पनीर स्टेशन पे, और बस वो कोयटा की तरफ थोड़ी देर में रवाना होंगे इंशाल्लाह खैर से। अल्लाह पाक ने सबकी हिफाजत की है। आपने ये वीडियो देखा, एक ट्रेन जा रही है, एक धमाका होता है। इस धमाके को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष की आवाज़ अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का स्टेट कह रहा है ये आतंकवादी हमला है, बलोच लड़ाके कह रहे हैं हमारे हक की लड़ाई है। और जिस वक्त हम और आप ये बोल और सुन रहे हैं, उस वक्त तक पाकिस्तानी हुक्मरां, पाकिस्तानी स्टेट एजेंसीज और वहाँ के अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, उनके लड़ाकों के खिलाफ ये आपस में एक जंग जारी है। और जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे इस हाईजैक की कहानी, और हाईजैक को जब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है तब अपडेट क्या हुए हैं, किस तरफ से कौन मारा गया है, ये ट्रेन हाईजैक कैसे हुआ, वहाँ जो यात्री हैं या जो यात्री पहाड़ियों में ले जाए गए उनका क्या हाल है, सरकार और सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं, और BLA का क्या रिस्पॉन्स है। ये भी जानेंगे कि उस इलाके के भूगोल में ऐसी क्या पेचीदगी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। सबसे पहले फैक्ट्स का क्विक रिकैप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 मार्च को ट्रेन हाईजैकिंग हुई। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से निकलती थी, लाहौर और रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक जाती थी, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई। इसके बहुत डिटेल्स अब सामने आए हैं। इस ट्रेन का सफ़र करीब 1632 किलोमीटर का और 34 घंटे का था। 9 बोगियां, लगभग 500 यात्री। 11 मार्च को दोपहर करीब 157 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था और ट्रेन बलूचिस्तान के बोलान ज़िले तक पहुंची थी। यहीं पर बोलान पास पड़ता है, यानी बोलान का दर्रा, पास अंग्रेज़ी का शब्द। इसी के पास धादर नाम के इलाके में पड़ती है मशकफ टनल। पाकिस्तान की रेलवे इसे टनल नंबर 8 कहती है और लिखती है। इस टनल की तस्वीर आप कल यानी 11 मार्च से अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, और इसी की सैटेलाइट इमेज इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीर से इलाके की पेचीदगी का अंदाज़ा लग सकता है। दूर दूर तक हाईवे नहीं, कोई और ढांचा नहीं, कतई बियाबान। बहुत दूर जाने पर यह दर्रा N65 नेशनल हाईवे के लिए N शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान का नेशनल हाईवे है, वहाँ से कनेक्ट होता है। और इसी टनल के पास BLA के करीब 50 लड़ाकों ने 11 तारीख को ट्रेन पर हमला किया। हमले का वीडियो उन्होंने खुद ही जारी किया, और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि ट्रेन बंजर इलाके से गुजर रही थी, तभी पटरी को धमाके से उड़ा दिया गया। फिर फायरिंग हुई, टनल के पास इसे रुकना पड़ा। इसके बाद BLA के लड़ाकों ने यात्रियों को बाहर निकाला, ट्रेन को हाईजैक किया। पाकिस्तान का अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सवार करीब 400 से 450 सिविलियंस हैं। कुछ पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी थे, उन्हें भी बंधक बना लिया गया और ड्राइवर को मौके पर ही मार दिया गया। ट्रेन हाईजैकिंग के बाद हाथ पैर फूले तो पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो आधिकारिक बयान देने से कन्नी काटते रहे। पर पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित रेडियो पाकिस्तान ने यह दावा किया कि BLA के 27 लड़ाके मारे जा चुके हैं। काउंटर ऑपरेशन में लगी पाकिस्तानी सेना के भी कुछ लोग मारे गए, ऐसी खबर है। संख्या 10 तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि 155 यात्रियों को बचा लिया गया है, जिनमें 37 घायल हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है। और अगर जो ग्राउंड का ऑपरेशन है उसकी बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर्स बहुत नुमाया हो रहे हैं। हमने आपको बताया रोड कनेक्टिविटी लगभग नगण्य है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक
आर्मी को इसीलिए हेलीकॉप्टर के सहारे रहना पड़ रहा है और वो जो ऑपरेशन चला रही है उसमें दो और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पहली, बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के बयान के मुताबिक जिस जगह ट्रेन को रोका गया वो पहाड़ियों के बीच है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल। और दूसरी, बीएलए के लड़ाकों ने बंधकों को ढाल बनाकर खुद को महफूज रखा है, महिलाएं और बच्चे उनके साथ हैं। वहां के रेल राज्य मंत्री मोहम्मद तलाल चौधरी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी को बताया कि लड़ाके बंधकों को पहाड़ियों के अलग अलग इलाकों में ले गए हैं। रेडियो पाकिस्तान का कहना है कि 3 अलग अलग लोकेशन से जहां बंधकों को रखा गया और उनके इर्द गिर्द फिदायीन हमलावरों को बिठाया गया। फिदायीन यानी ऐसे हमलावर जो आत्मघाती हमले के लिए तैयार किए गए हों। जिस बोलान दर्रे के करीब इस ट्रेन को हाईजैक किया गया, ये अफगान की सीमा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। रेडियो पाकिस्तान ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि बीएलए के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद अपने साथियों से लगातार संपर्क में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जब मुंबई पर हमला किया था, 26/11 का हमला, तब वो लगातार आतंकवादी अपने हैंडलर्स से जो पाकिस्तान में बैठे थे उनसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि बीएलए के लड़ाके अफगानिस्तान में अपने हुक्मरानों से बात कर रहे हैं। साफ समझ में आता है हालात विषम है। ये तो पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से हुए दावों का जिक्र हुआ। बीएलए के दावे अलग हैं और उनमें भी विसंगति लोगों को नजर आ रही है। पहले बीएलए ने दावा किया कि उसके पास 182 बंधक हैं, जिसमें सुरक्षा बल के वो सदस्य भी शामिल हैं जो छुट्टी पर थे और यात्रा कर रहे थे। बीएलए ने कहा, हमने आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, स्थानीय बलोच लोगों को छोड़ दिया। ये भी कि पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों को मार दिया गया। इसके बाद बीएलए ने दूसरा बयान जारी किया और कहा कि हमारे पास 214 बंधक हैं, यानी बंधकों की संख्या बढ़ गई। इसमें मिलिट्री और सिविलियन अधिकारी हैं। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर धमकी दी गई कि जल्द से जल्द राजनीतिक कैदियों को छोड़ें वरना बाकी बंधकों को मार देंगे। बीएलए ने कहा, हमने 10 और जवानों को मार दिया, यानी उनका दावा 30 पाकिस्तानी जवान अब तक मर चुके हैं। बीएलए के दावों की भी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो एक तरफ पाकिस्तान सरकार है जो जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है, दूसरी तरफ बीएलए के दावे हैं जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में हमें लगा कि पाकिस्तान स्थित पत्रकारों से भी बात करनी चाहिए। जी, अपडेट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि हॉस्टिज सिचुएशन है। आपको जो सिचुएशंस याद होगी शायद पूरी दुनिया में जो ऐसे वाकयात होते हैं उसमें कोलैटरल डैमेज के भी रिपोर्ट्स होती हैं, यानी कि फोर्सेस जब उसके ऊपर ऑपरेशन करती हैं, हॉस्टेजेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकयात के अंदर जब ऑपरेशन किया जाता है तो कैजुअलिटीज होती हैं। लेकिन उससे पहले जो बीएलए की जानिब से वाकयात किए गए हैं जिसमें लोगों की शनाख्त परेड की गई है, यानी कि उनके आईडीज को चेक किया गया है, फिर इसके अंदर कुछ फौजी जो जवान थे, अफसरान थे, उनके हवाले से रिपोर्ट से आ रही हैं कि उनको हॉस्टेज बना लिया गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है और हॉस्टेज सिचुएशन कोई आसान काम नहीं होता। किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में हो, बड़ी जदीद तरीन अफवाज भी होती हैं या उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी हों, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में बेबस होते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। पाकिस्तान की सरकार का पक्ष पता चला, बीएलए का पक्ष पता चला। अब मुंह जबानी उनको सुनते हैं जो इस हालात से बच कर आए। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धूड़िया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोलो बस तुम जाओ। उनको दिल के 2 स्टेंट भी डले हुए हैं ऑलरेडी, और वो हार्ट पेशेंट है। वो टेबलेट ना खाएं तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एनजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहे थे कि यार रऊफ, मुझे एनजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा अबू आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज भुट्टी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं, मेरा भी प्यारा, मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सर जल्द से जल्द क्लियर करें इस ऑपरेशन को, और हमारे प्यारों का पता चले कि हमारे प्यारे कहाँ पर है। बस उन्होंने यही कहा कि वो फिलहाल पनीर स्टेशन पे, और बस वो कोयटा की तरफ थोड़ी देर में रवाना होंगे इंशाल्लाह खैर से। अल्लाह पाक ने सबकी हिफाजत की है। बाकी इतनी ही बात हुई, बस कॉल कट गई। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे, खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया,
मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, जाओ। स्पष्ट है, बीएलए ने सोच समझकर इस रूट और इस ट्रेन को हाईजैकिंग के लिए चुना। ऐसा क्यों किया, ये समझने के लिए पहले तो ट्रेन की कहानी जानिए। ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस। ये नाम एक आदिवासी बलोच लीडर मीर जाफर खान जमाली के नाम पर है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी हुआ करता था। इस ट्रेन को शुरू हुए 20 बरस से ज़्यादा का वक्त हो गया है। शुरू में ये क्वेटा से रावलपिंडी जाती थी। 2017 में से खैबर पख्तूनवा की राजधानी पेशावर तक बढ़ा दिया गया। बलोच अलगाववादियों के हमलों की वजह से इस ट्रेन की आवाजाही पहले भी बाधित हुई है। 2024 में करीब 1.5 महीने तक जाफर एक्सप्रेस को रोका गया था। तब भी वजह थी बलोच लिबरेशन आर्मी। अगस्त 2024 में बीएलए के हमले में जाफर एक्सप्रेस के रास्ते के एक अहम ब्रिज को निशाना बनाया गया था। ये क्षतिग्रस्त हो गया था। रिपेयरिंग के बाद अक्टूबर 2024 में ट्रेन फिर से शुरू की गई। नवंबर 2024 में भी बीएलए ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 62 लोग मारे गए थे और तब भी सुरक्षा कारणों से ट्रेन कुछ वक्त के लिए रोकी गई थी। ट्रेन का रास्ता उस इलाके के लोगों के लिए खासा अहम है, क्योंकि इस रूट पर बस का सफर खतरों से खाली नहीं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी, हेडिंग द किलर हाईवेज ऑफ बलूचिस्तान। इसके मुताबिक 2024 में कई ऐसे मामले सामने आए जब बलोच अलगाववादियों ने घात लगाकर बसों पर हमला किया। आम नागरिकों की भी जान गई। इन हमलों में एक हाईवे N65 भी है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। अब इसी रूट पर बीएलए ने 11 मार्च वाले हमले को कैसे अंजाम दिया। जिस फिदाइन टुकड़ी ने पूरी प्लानिंग की, उसका नाम मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड की क्या कहानी है। 2 अगस्त 1974 की बात है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बलूचिस्तान से अलगाववाद खत्म करना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेशन चलाया। कहा गया कि इसमें बड़े पैमाने पर बलोच राष्ट्रवादियों का दमन किया गया, अत्याचार किया गया। ऐसे में एक बलोच नौजवान मजीद लंगोवे सीनियर बदले की आग में जलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त के दिन क्वेटा शहर में मजीद ने भुट्टो की हत्या की साजिश रची। एक पेड़ के ऊपर छिपकर वो ग्रेनेड लिए बैठा था। मकसद, जैसे ही भुट्टो की गाड़ी आए मजीद हमला करे। लेकिन हमले से कुछ पहले ही ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और मजीद सीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसके भाई मजीद लंगोवे जूनियर ने मिशन अपने हाथ में लिया। कट टू 2010। लेकिन उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को मारने के लिए किसी बलोच को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। खुद जुल्फिकार अली भुट्टो के चुने हुए कई सीनियर जनरल्स की सीनियरिटी को दरकिनार कर चुने गए एक फौजी हुक्मरान ने उनको मौत के घाट उतार दिया। नाम जियाउल हक। बहरहाल 2010 पर आते हैं। इस साल पाकिस्तानी फौज ने क्वेटा के अंदर बलूच लड़ाकों के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया। इसमें मजीद जूनियर भी शामिल था। एक वक्त के बाद उसके साथी भागे, लेकिन उसने तय किया कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा। 1 घंटे तक संघर्ष जारी रहा। आखिरी में पाकिस्तानी सेना ने उसे मार गिराया। यानी पहले भाई ने पूर्व पीएम भुट्टो को मारने की कोशिश में जान दी और दूसरे भाई ने फौज से लड़ते हुए जान गंवाई। बलोच अलगाववादियों के लिए कुर्बानियां थीं। ये 2 कहानियां ऐसी हैं जो बलोच नौजवानों के लिए मिसाल के तौर पर रखी जाती हैं। और इसी तर्ज पर, इसी मिसालों से बना है बलोच लिबरेशन आर्मी का आत्मघाती दस्ता, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने अस्तित्व में आने के बाद से लगातार कई बड़े हमले किए। 2011 में पहला आत्मघाती हमला, टारगेट पाकिस्तानी आर्मी का सहयोगी कबायली नेता शफीक मंगेल। हमले में 14 लोग मारे गए। 2018 बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला और इसके बाद कराची में मौजूद चाइनीज कॉमर्स एम्बेसी पर भी हमला। 2019 ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला। 2020 कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। इन सब के पीछे मजीद ब्रिगेड का हाथ बताया गया और हर हमले का मकसद एक ही, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चीन की दखलंदाजी को कमज़ोर करना। क्योंकि बीएलए का मानना है कि चीन के प्रभाव से बन रहे ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ी का एक प्रतीक है। इसमें बीएलए का तर्क, बलोच नौजवानों में बेरोजगारी है, लेकिन ग्वादर बंदरगाह में कर्मचारियों की भर्ती पंजाब और सिंध जैसे राज्यों से की जा रही है। इसीलिए बीएलए का गुस्सा चीन के खिलाफ भी है। अब बीएलए से जुड़े कुछ आंकड़े देखिए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इस साल तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये भी एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान की नज़र में, इसके हमले में 300 लोग मारे गए। बीएलए की अगुवाई में हुए हमले में करीब 225 लोगों की मौत। ध्यान रहे, जिस टीटीपी का हमने नाम लिया और जिस अफगानिस्तान तालिबान को आप जानते हैं, ये दोनों अलग अलग संगठन हैं। दोनों की स्थापना भी अलग अलग बरस में हुई। टीटीपी जैसा बताया पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, जबकि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तानी सरकार के संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल तनाव है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके मुताबिक साल 2024 में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले संगठनों की ओर से हमलों में करीब 119% का इजाफा हुआ।
बलूचिस्तान में ही कुल 171 हमले हुए, 358 सुरक्षा बलों की मौत हुई, 139 बलोच लड़ाके भी मारे गए। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि मौजूदा हालात बने रहे तो हमलों का आंकड़ा 2014 से भी पहले के स्तर पर पहुंच सकता है। ये 2014 का पैरामीटर क्या है, क्या हुआ था? दिसंबर 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6 आतंकवादियों ने पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हमला किया। इसमें 140 लोग मारे गए, जिसमें 132 नाबालिग बच्चे थे। इसके बाद पाक सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। मुहिम में टीटीपी और बाकी संगठनों को भारी झटका लगा। पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन 2018 तक जारी रहा। उसको इसका फ़ायदा भी फौरी तौर पर मिलता दिखा, लेकिन 2021 से हमलों की संख्या फिर बढ़ी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी और तब से लगातार चौथे साल आतंकी हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पाकिस्तान सरकार इसके लिए अफगानिस्तान पर आरोप भी लगा रही है। क्या कहा उन्होंने? अफगानिस्तान एक करीबी पड़ोसी था, हमने हमेशा उससे बेहतर रिश्तों की उम्मीद रखी, लेकिन वो अब हमारी बात नहीं सुनते। हम उनसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो सरहद के करीबी इलाकों में आतंक को फैलने से रोके। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने 14 जनवरी को कहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के दावों में क्या सच्चाई है, या पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो हमले बढ़ रहे हैं उसमें क्या अफगानिस्तान का तालिबान का हाथ है, या ये पाकिस्तान की अपनी समस्या और अपनी नाकामी है? एक तो इनकी नाकामी तो है ही, जो इन्होंने पॉलिसीज फॉलो की हैं, सालों साल ऐसी गलत पॉलिसीज फॉलो की हैं, तो वो तो उसकी नाकामी है। सबसे पहले तो ये कहना चाहिए, इन्होंने आतंकवाद फैलाया, इन्होंने टेररिज्म फैलाया इस रीजन में, तो उसको इनकरेजमेंट दी। अब उनको उसी से चोट लग रही है। बाकी जो इनका कहना है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, देखिए वो पाकिस्तानी स्टेट को अपोज करते हैं, लेकिन उन्होंने अफगान तालिबान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो लड़े जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी। तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि उनमें जैसे मैंने कहा वो साथ साथ लड़े, आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनको वो शरण देते हैं वहां पे और कुछ करने के लिए। पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि अफगानिस्तान कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन फिर ये भी सोचना चाहिए कि यही अफगान तालिबान पाकिस्तान ने सालों साल सपोर्ट किए, तो वो भी पाकिस्तान ने खुद पॉलिसीज, उस समय उनके लिए अफगान तालिबान अच्छे थे, आज अच्छे नहीं है। तो ये उनकी पॉलिसीज की भी नाकामी है, उनकी इंटेलिजेंस की भी नाकामी है, और जो उनका कहना है कि उधर से कार्रवाई होती, उसमें एक सच्चाई हो सकती। सबसे बड़ा सवाल, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक ना सुलझने वाली गुत्थी क्यों बना हुआ है? जवाब अतीत में छिपा है। साल 1948 में कलात रियासत को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में लाया गया और तब से टकराव जारी है। हमने इस विलय की कहानी दुनियादारी में बता रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक खोज सकते हैं। असल लड़ाई दो अलग नज़रिए वालों की है। एक तरफ पाकिस्तान का आधिकारिक नैरेटिव जो इस्लाम को एकता की बुनियाद मानता है। 22 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना ने कहा था, मुसलमान कोई अल्पसंख्यक नहीं है, वे एक राष्ट्र हैं और उन्हें अपना इलाका, अपनी ज़मीन और अपनी हुकूमत चाहिए। पाकिस्तान की बुनियाद के बरक्स दूसरी तरफ बलोच राष्ट्रवाद है जो अपनी पहचान और स्वायत्ता की मांग करता है अपनी जातीयता के बल पर। पाकिस्तान बनने के बाद ये खुला कि बलोच, बंगाली, पश्तून, पंजाबी और सिंधी हर एक की अपनी सांस्कृतिक पहचान थी और उनके लिए मजहब से ज़्यादा अहम उनकी जातीय विरासत थी। जिन्ना ने खुद 1929 में अपने 14 सूत्री एजेंडे में प्रांतों को मजबूत करने की बात की थी। जिन्ना प्रांतीय स्वायत्ता के पक्षधर थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने यू टर्न लिया और एक सख्त केंद्र सरकार बनाई। उनके बाद जितने भी नेता है पाकिस्तान में, चाहे सिविलियन हो या फौजी, जी वहाँ चलन है, फौज जब तक दिल करता है तो हुकूमत पर कब्जा कर लेती है, दिल बहल जाता है तो वापस बैरकों में भी चली जाती है। 1971 में हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इसी जातीयता, भाषा, संस्कृति के आधार पर एक विभाजन भी हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष को भारत ने समर्थन दिया और 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। सबको लगा शायद पाकिस्तान को सबक मिल जाए, लेकिन हुआ उल्टा। बलोच राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए फौजी ताकत का सहारा लिया जाता रहा। 1973 में बलूचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल की सरकार ने प्रांतीय अधिकारों की मांग उठाई तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलोच सरकार गिरा दी। इन्हीं वजहों से बरसों से बलूचिस्तान के लोगों को यही लगता रहा हमारे साथ अन्याय हुआ है, और उसी की उपज है BLA जैसे संगठन जिसने इस ट्रेन हाईजैकिंग को अंजाम दिया। इस प्रकरण पर और अपडेट के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। हमले से जुड़ा पहला बड़ा अपडेट ये है कि BLA का दावा है कि उन्होंने 50 बंधकों को अब तक मार दिया है। 150 बंधक अभी भी उनके पास हैं और धमकी दी है BLA ने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को, कि अगर इन 150 बंधकों को आप छुड़ाना चाहते हैं कि ये सही सलामत रहें, तो जल्द से जल्द हमारी मांगे मान लीजिए। दूसरी तरफ BLA ने यह भी दावा किया है
कि आर्मी के 100 जवानों को भी उन्होंने बंधक बनाकर रखा है कि सभी वो लोग हैं जो इस ट्रेन से ही यात्रा कर रहे थे। ये इस पूरे हमले का, इस हाईजैकिंग का दूसरा बड़ा अपडेट है। तीसरा अपडेट ये है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 ताबूत कथित तौर पर मंगाए गए हैं। इनकी संख्या अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन जो संख्या अब तक सामने आ रही है वो 100 से 200 तक बताई जा रही है। जाहिर है कि ये 200 ताबूत किसी इमरजेंसी, किसी अप्रिय घटना की सूरत में ही मंगाकर यहाँ रखे गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब रेलवे स्टेशन पर ताबूत मंगा लिए गए तो इन्होंने चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इस बड़ी ट्रेन हाईजैकिंग पर चीन का भी रिएक्शन आ गया है। चीन की विदेश मंत्रालय की स्पोक पर्सन है, नाम है माओ निंग। इनसे सवाल किया गया इस पूरे मामले पर, हाईजैकिंग पर, तो इन्होंने कहा कि हम लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की गई है हम उसकी निंदा करते हैं और हमसे आगे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन इन सब बातों से बड़ा अपडेट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पहला बयान इस पूरे ट्रेन हाईजैकिंग पर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, लिखा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर, ज़ाहिरन उनका यहाँ पर संबोधन बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री से होगा, सरफराज बुख्ती से बात की है और उनसे पूरे हालात की जानकारी ली है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो भी इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी लिखा है कि जो लोग इस पूरे हाईजैकिंग में मारे गए हैं उनको शांति मिले ऐसी कामना है। और आखिरी लाइन में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उन्होंने लिखा है, टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। जो आतंकवादी संबोधन उन्होंने बीएलए के लड़ाकों के लिए दिया है, जो आतंकवादी इस पूरी हाईजैकिंग में शामिल हैं उनमें से कई को जहन्नम में भेज दिया गया है। ये पहली प्रतिक्रिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन ये जो 200 ताबूत वाली बात की गई है, ये तयातन होता यही है कि आप स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स रखते हैं, क्योंकि किलिंग्स दोनों साइड पे होती हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप बगैर एक साइड की किलिंग के दूसरी साइड से ही क्लेम किया जा सके। लेकिन ये सारी र्यूमर्स हैं, अभी तक कोई ऐसी मुसद्दिका इतलात पाकिस्तान में हम लोगों तक, कोई हमारे सोर्सेज ने ऐसी इतलात नहीं पहुंचाई। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमर है कि एक फौज बनाने के लिए इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, इतनी बड़ी हथियारों की खेप कैसे पहुंचती है। तो ये बड़े जदीद हथियारों के साथ उन्होंने अटैक किया है। ट्रेन की पटरी को उड़ाया गया। एक 64 टनल्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान में जब आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ट्रेन पर ट्रैवल करता रहा हूँ, और ये सिब्बी के मुकाम पे जहाँ पे ये काम हुआ है, ये बड़ा अबैंडन्ड प्लेस जगह है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कैसे वाकयात हो सकते हैं। और ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है इस जगह पे, मतलब इतनी स्लो होती है कि आप वहां से पैदल चल के उतर के वापस ट्रेन पे चढ़ भी सकते हैं। तो इस मुकाम को उन्होंने सिलेक्ट किया और वहां पर ये कार्रवाई की गई। अब इसमें औरतें, बच्चे और बूढ़ों को तो कुछ को रिहा करा लिया गया है, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो है उनको तो रिहा कराया गया है। लेकिन जो सेटलर्स हैं या फिर नॉन बलोच लोग हैं, या बलोच लोग जो हैं जिनकी आइडेंटिटी उनके पास शनाख्त परेड के दरमियान नहीं मिली, तो उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि उनके साथ कुछ मिसहैंडलिंग या फिर उनकी किलिंग के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई मुसद्दिका इतला नहीं है। बीएलए की जानिब से जो फुटेजेस रिलीज की जा रही हैं सारी फेक हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरी चीज जो आती है कि जी आपने ताबूत इतनी तादाद में क्यों बनाए। अगर बनवाए भी हैं, मैं अगर बिलफर्ज कह रहा हूँ बनवाए भी हैं, तो वो फॉर द सेफ साइड होता है कि आपकी कोलैटरल डैमेज में ऐसे ऑपरेशन में जो किलिंग होती है उनकी बॉडीज को रखने के लिए मंगवाए जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है। ऑपरेशन जारी है, कुछ टोलियों में बढ़ गए हैं, कुछ हॉस्टेजेस को कहीं मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया गया है, जिसमें कुछ फौजियों की भी बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। 12 मार्च को दौरे का दूसरा आखिरी दिन। पीएम वहां के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारतीय सेना की टुकड़ी, नौसेना का वॉरशिप, एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी को इस मौके पर मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। क्या कहते हैं इसे? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इस बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। कुछ समझौतों पर खास बात समझते हैं। पहली, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। दोनों देशों के बीच व्यापार लोकल करेंसी में होगा, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बीच मॉरिशस के राजनयिकों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, दोनों देशों के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने की डील हुई है। दोनों देश समंदर में कमर्शियल या मिलिट्री जहाज़ों की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। सुरक्षा में इजाफा होगा। Following that, the Prime Minister proceeded to the National Assembly, where formal delegation level talks were held.
between the two leaders. Again, the two leaders had the opportunity to take stock in detail on cooperation on development partnership initiatives, trade, the economic ties, and ways to deepen people-to-people ties between the two countries. They have adopted a joint vision for an enhanced strategic partnership. This is a document which I think it has already been released in the public domain. It elevates our partnership with Mauritius to the level of a strategic partnership, and in that it is the first such partnership anywhere in that India has concluded. दूसरी सुर्खी, यूक्रेन 30 दिन के लिए युद्ध रोकने पर यानी सीज फायर पर राजी हो गया है। बदले में अमेरिका यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता और खुफिया जानकारियां वापस बहाल करेगा। ये सहायताएं जो बाइडेन के समय दी जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला तो रोक दिया। 11 मार्च को यूक्रेन सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुलाकात की, जिसके बाद दोनों तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें लिखा था यूक्रेन ने अमेरिका के सुझाए 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव पर हामी भरी है। खास बात यह कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब में थे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले, लेकिन इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। यूक्रेन की हामी के बाद नजरें अब रूस पर हैं। ये साफ होना बाकी है कि वो सीज फायर के इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अभी तक क्रेमलिन के बयान का इंतजार है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में स्वागत है। आपको याद होगा ट्रंप ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई पिछली मुलाकात में क्या हुआ था। अब ज़ेलेंस्की ने सीज फायर की बात मान ली तो ट्रंप ने भी उनके लिए वेलकम का बोर्ड फिर से टांग दिया है। उम्मीद है दोनों पक्ष राजी हों, जंग रुके। अगली सुर्खी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से। 11 मार्च को यहां से एक तस्वीर आई रैली की। केंद्र में है नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह। पश्चिमी नेपाल का दौरा कर काठमांडू लौटे। लोग चाहते हैं कि देश में, कुछ लोग चाहते हैं राजशाही बहाल हो, ज्ञानेंद्र को फिर से सिंहासन पर बैठाया जाए। उनके हाथ में देश का झंडा, ज्ञानेंद्र की तस्वीर, पर साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। पर राजशाही बहाल करने की रैली में योगी आदित्यनाथ का क्या काम, क्योंकि सीएम योगी नेपाल में राजशाही लाने के समर्थक हैं। उन्होंने जनवरी में ज्ञानेंद्र शाह से मुलाकात भी की थी। रैली में फोटो दिखी तो नेपाल में विवाद छिड़ा। ज्ञानेंद्र समर्थकों ने कहा योगी की फोटो सत्ता में बैठी केपी शर्मा ओली के समर्थक लेकर आए ताकि रैली को दिशा से भटकाया जा सके। ये तो हाल की बात हुई। ज्ञानेंद्र शाह के बारे में भी कुछ क्विक जानकारी। नेपाल के इतिहास में 2 बार राजा बनने वाले एकमात्र व्यक्ति, 2006 में भारी विरोध के बाद राजा का पद छोड़ा। इसके 2 साल बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही को खत्म किया, देश में लोकतंत्र आया और अब नेपाल में कुछ लोग राजशाही की वापसी चाहते हैं। समर्थकों का तर्क, लोकतंत्र आने के बाद पिछले 17 साल में देश ने 13 सरकारें देख ली, राजनीतिक अस्थिरता है, कुशासन है, राजशाही बेहतर थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।